हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं यार ब्रदर्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर है, वो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, तो वो हर एक बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यहीं से ही 10th क्लास में आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसी से ही आपका ये आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर, और आगे जा कर के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तक ले जाएगा, जो कि आप अभी इसी चैनल पे 11th की क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये यहीं से रिलेट होता है, यहीं से ये ओरिजिनेट होता है। तो अब हम इसी चैप्टर की ही चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक वर्ड है, एक इक्वेशन वर्ड है। अब ये क्वाड्रेटिक वर्ड है, वो अलग वर्ड है, समझेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल कर देते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है या फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक, उसके इक्वल कर देते हैं, तब हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक वर्ड आया है वो आया है अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो या किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जिसको हम कहते हैं मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये आपका द्विघात समीकरण लिखी है, ठीक है, इसका मानक रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे होंगे, अभी तो आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ ए बी सी डी लिखी हुई है, ठीक है, एक्स भी लिखा हुआ है, इक्वल टू जीरो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो उस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर वेरिएबल केवल ये और ये, मतलब जो x है या y जो यूज़ करेंगे, इस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी को ही वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। मतलब x जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि वेयर, आप लोग ऐसा करिए, नोट भी करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी इस वीडियो को पढ़ें, देखें या समझें, ठीक, तो आपके पास कॉपी एक पेन होना चाहिए। आप कुछ मत करिए, सबसे पहला काम करिए कि यहाँ जो भी नोट्स बताया जा रहे हैं उनको नोट करना है। नोट करने के बाद में एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। उतना समझ कर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। बच्चों को बड़ा टफ लगता है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं इतना फोकस इसीलिए कर रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एमएल अग्रवाल आप बुक आईसीएसई के देखेंगे क्लास 10th की, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रूवमेंट के हैं। वो प्रूवमेंट बच्चों से हो ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को ही भूल जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को जब तुम भूल गए तो फिर तुम कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितना भी मेहनत कर लो, आपसे यही नहीं समझ में आएगा कि हम करें क्या। तो इसीलिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को नोट करो, ध्यान से समझो, ठीक। तो x क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू है, ठीक है। और यहां पर लिखा तो ए बी सी में कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर हम ए बी और सी की जो वैल्यू हैं, ठीक है, जिनको हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। रियल नंबर का मतलब है कि 10th स्टैंडर्ड में रहते हुए आप एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट की तरह जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, समझे, जितने भी सोच सकते हो। आपको लग रहा है √3, ठीक है, आपको अगर लगे डेसिमल वाले नंबर सोच ले, आपको लगे फ्रैक्शन वाले देख लें, आपको लगे रेशनल नंबर देख लें, इरेशनल देख लें, सर्ड देख लें, तो ये सारी चीजें आपकी रियल नंबर में ही आ जाती हैं, ठीक। और रियल के अलावा यहाँ पे इमेजिनरी क्या होगी, वो भी चर्चाएं अभी आगे आएंगी, ठीक है। मैं बता दूंगा उस स्टेप पे कि इस स्टेप के बाद में ही आपकी
जो आगे की जर्नी है वो किस चैप्टर पे ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स का रोल प्ले करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू जो होगी वो आपको गिवन रहेगी एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो एक्स वेरिएबल या अननोन लिखा है उसके जगह पे एक्स की बजाय आपका वाई वेरिएबल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और ये 3 वैल्यूज आपकी रियल नंबर्स में इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को माइंड में रखना है आपको। ठीक है, इसकी जरूरत हर जगह पड़ती जानी है, समझे। तो भाई इतनी बात तो हो गई, लेकिन अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और जो पहली चीज सीखने की कोशिश करेंगे वो चीज हमारी यही होगी कि ये जो अननोन वैल्यू है जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। भाई इक्वेशन है तो इक्वेशन में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी अननोन। तो अब अननोन वैल्यू जो है उसको नोन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे एक्स की वैल्यू पता करनी है, ये आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, बेसिक स्टैंडर्ड पे अक्सर बुक में ये बात पूछ दी जाती है, आपको कई सारे इक्वेशंस लिख के दे देंगे और कहेंगे कि ये हमें बताइए कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। तो आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि पहली चीज तो ये है कि ये जो यहाँ टर्म लिखा है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जा रहा है, इसका होना बहुत जरूरी है। पहले बता रहा हूं, इसका होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर ये और ये आपके नहीं हैं, ये दो जो लिखे हैं इनमें से एक नहीं है या दोनों नहीं है, ठीक है, तब आपका ये काम चल जाएगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी होगी। लेकिन अगर ये ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती है, पहली चीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसी चीज देखिए जहां शायद आपको लगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पर आपको लगे कि शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां वो नहीं भी हो सकती है। अब कैसी बात है ये भाई, देखो जरा यहां पे जैसे मैंने कहा कि देखो एक मैं लिख रहा हूं x - 4 x + 5, ये इस तरीके से लिखे हैं। अब कोई आपको ये लिख के दे दे और पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये इतना लिखा हुआ है, तो अभी जो लिखा हुआ है इसमें तो आपको लग रहा है कि ये देखो ये हमारे रियल नंबर्स हैं या मतलब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये वेरिएबल है। अब सर ने तो बोला था कि वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 2 होगी, तो हमको अभी देखने में लग रहा है कि पावर 2 तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले ध्यान से समझना है कि जज तब करना है जब स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसी लिखी हो। ये स्टैंडर्ड के फॉर्म जैसी लिखी ही नहीं है, मतलब 3 टर्म्स जो इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किसी में हो सकते हैं, उस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करो। कैसे लिखेंगे, कई तरीके हैं। मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 आपको टर्म्स दिए गए हैं, चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आपने एक्सपेंशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पेशल प्रोडक्ट। कौन सा स्पेशल प्रोडक्ट था तो याद करो भाई जरा, एक इस तरीके वाला फॉर्मूला पढ़ा था, x + a x + b, इसका प्रोडक्ट जब करते हैं तो जो वेरिएबल हमारा दोनों में सेम है उसका स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग प्लस साइन इन दोनों का एडिशन लिखते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है, फिर उसके बाद में इसी वेरिएबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में इन्हीं वैल्यूज का प्रोडक्ट लिखते हैं ए बी। ठीक, तो वही काम यहां पर भी कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। ये देखिए ये आपने पढ़ रखा है, ठीक, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, ठीक, लेकिन अभी के लिए इसलिए नोट कर दिया, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको लिख लो और इसी बहाने एक इसी चीज का यूज यहां करना सीख लो, समझे। तो देखो भाई हम लोग इस चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं। चलो भाई यहाँ पे ये वेरिएबल हैं
इस वेरिएबल का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, प्लस साइन यूज भी कर लिया। यूज साइन यही करना है, आप कह दो सर यहाँ प्लस था इसलिए प्लस यूज किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। यहां पर प्लस था इसलिए प्लस है, अच्छी बात है। यहां पर प्लस नहीं है, एक में प्लस है एक में माइनस, तब भी आप यहां प्लस लिखिए, लेकिन उसके बजाय क्या करिए, साइन के साथ में ये कांस्टेंट वैल्यू लीजिए। जैसे ये -4 है, -4, ये हमारा +5 है तो +5, क्लोज करना ब्रैकेट, वेरिएबल को लिख लेना मल्टीप्लाई में, फिर प्लस साइन, अब साइन के साथ में ही इनका प्रोडक्ट, -4 × 5 = 0। तो यहाँ देखते हैं भाई, ये आया हमारा x² और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन हो करके 1। अब 1 को किसी भी वेरिएबल से पहले नहीं लिखा जाता है, वो वेल नोन होता है कि कोई वेरिएबल अकेला लिखा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 ही है। तो 1 को हम यहाँ पे 1x नहीं लिखेंगे, केवल x लिख देंगे, प्लस ये हमारा हो जाएगा -20 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ x² + x -20 = 0। अब इस चीज को देखो जरा, अभी जो चीज हमें दिख रही थी कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, जल्दबाजी में दिख रही थी, अगर थोड़ा सा धैर्य रखते और थोड़ा सा इसको समझते कि ये उस फॉर्म में तो है ही नहीं जिस फॉर्म में हम जज कर सकें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उस फॉर्म में हमने इसको लाने की कोशिश की। आप चाहे प्रोडक्ट करिए कि भाई इससे मल्टीप्लाई इन दोनों में, इससे मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर सॉल्व करिए। चाहे तो अगर आपको ये याद है तो इसको यूज करना बोल, वैसे याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका यूज किया मैंने, यहाँ अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये जो नीचे लिख के आया है इसमें जरा जज करो, क्या ये इसी फॉर्म में है? बिल्कुल है। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर a है, यहाँ पर तो इसके आगे कुछ है नहीं, यहाँ तो b है, सर ने कहा था रियल नंबर मतलब कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया तो कि अगर किसी भी वेरिएबल से पहले कोई नंबर नहीं लिखा है तो ये वेल नोन अलजेब्रा में होता है कि उस वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर x² को कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म a की वैल्यू इसके लिए 1 है, यह इसके लिए b की वैल्यू भी 1 है, और जो c की वैल्यू है जिसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सॉरी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला कांस्टेंट टर्म है, वो हमारा -20 है। तो इस हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब कभी भी जज करने को कहे तो इतनी जल्दी जज नहीं करना है, इसको समझना है, देखना है कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई, ठीक। अब इसी तरीके से कई और भी होती हैं, एक ऐसा ट्राई करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही हो, ठीक है, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही ना, ऐसा भी तो देखना है एक बार। तो इसीलिए यहाँ पर एक और हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई अब हम एक एग्जाम्पल ये देखने जा रहे हैं जो दिखने में तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी जल्दबाजी। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों की चर्चा की जाएगी जिसमें जल्दबाजी में अच्छे स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि अरे यार ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हुआ सुनो, जैसे लिखा हुआ है 3x² + 5x - 7 = 2/x, ठीक है। इस तरीके से लिख के आ गया आपके सामने, पूछा जा रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको दिखा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा दे दिया, वेरिएबल की पावर हो गई भाई 2, है ना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म से भटकना नहीं है। यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर हमारा 2/x है। तो आप एक काम ये करिए, या फिर इस पूरे टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आरएचएस को 0 करिए, या फिर क्या करिए आप इसको जो डिवाइड में x है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको जब ट्रांसफर किया यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब x × 3x² + 5x - 7 = 2, ठीक। अब इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 3x³ + 5x² - 7x, और ये 2 ट्रांसफर -2 = 0। अब भाई यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर इस पूरी चीज में जो वेरिएबल यूज किया है x, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और हाईएस्ट पावर 3 तो क्वाड्रेटिक की होती नहीं, क्वाड्रेटिक की तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोनों ही एग्जाम्पल से देखा आपने, एक में जल्दबाजी में लग रहा था नहीं है तो वो हुई, एक में लग रहा है कि ये नहीं, ये मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट वो नहीं है। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म को माइंड में रखना है और सॉल्व करना है, जज करना है उसको। ठीक है, चलो इतनी चीजें तो आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में भाई हमको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कब हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कब नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें जो आपकी वेरिएबल यूज किए गए हैं, ठीक है, वो चाहे x यूज किया गया हो चाहे y, उसका आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज होंगी। तो उससे पहले हम ये जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके आंसर कितने होंगे। तो बेटा एक बात याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जो डिग्री है वो 2 है। तो जितनी डिग्री उतने ही उसके सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। अब जो 2 सॉल्यूशन हमारे आने हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशन को कहा जाता है, पहला तो भाई सॉल्यूशन ही बोल रहे हैं तो सॉल्यूशन ही लिख लेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला तो ये बोलेंगे उसे, जिसको हम कह सकते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जीरोज भी बोलते हैं, मिल जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, हिंदी वाले तो भाई इनको मूल भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। ठीक है, आंसर्स, आंसर भी बोल सकते हो। तो ये सॉल्यूशन जीरोज, ठीक है, या फिर आप याद रखो रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड में कोई भी चीजें आ जाए मतलब एक ही है कि हमें, अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई इसके रूट्स निकालने हैं, आप कोई कह रहा है कोई जीरोज निकालने हैं, कोई कह रहा है सॉल्यूशन बताना है, कोई कह रहा है आंसर बताना है, बात तो वही है कि भाई इसको सॉल्व करके जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, करेक्ट वैल्यूज, वो क्या होंगी, उनको कैलकुलेट करना है। अब उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, तो पहले ये बात समझ ले कि ये होते क्या हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे इतनी चीजें लिख दी हैं, ये हैं क्या, इनको डिफाइन करना कह दें। कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जीरोस क्या होते हैं, मूल क्या, किनको मूल कहेंगे, या फिर क्या हर नंबर मूल होगा, जो नंबर हम बोल देंगे कि ये नंबर इसका मूल है आप मान लोगे, अगर नहीं मानोगे या फिर मान लोगे तो किस बेस पे, क्या आपके पास रीजन है। तो देखो भाई, हम यहाँ पर अब एक साथ लिख दे रहे हैं जीरो रूट्स या सॉल्यूशन। ठीक है, जीरोस, या फिर हम इस वर्ड को रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं देखो, अब एक चीज तो मुझे पता है कि ये 2 होते हैं, केवल 2 ही होंगे। ठीक, तो जो 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज कैन बी द रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 वैल्यूज हैं, कोई आपसे कह रहा है कि भाई ये दोनों वैल्यूज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, या कोई एक ही वैल्यू दे रहा, दूसरी नहीं दे रहा, एक वैल्यू दे दिया और आपसे कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, दूसरा नहीं बताया, एक रूट है ये। तो वो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उसने ये बात कही है, तो ये निश्चित हो सकता है, ठीक है, कि अगर रूट है तो निश्चित है कि उस रूट को अगर हम एज एक्स वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस को शो करेगा।
ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हाँ रूट्स सेटिस्फाई कैसे करते हैं। तो जैसे आपसे मान लो अगर कह दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और आपसे अगर कह रहे हैं कि चेक करना है, चेक -2 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बताया कि अगर ये रूट है इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू एक दे दी गई, दूसरी नहीं दी गई, एक वैल्यू दे दी गई है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू मान लेनी है कि यही वाली है, ये -2 x की वैल्यू है, इसको लिख लेना है इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे भाई, -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -10 इज इक्वल्स टू 0। अब -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्रोडक्ट प्लस 3 2 ज़ा 6 -10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। 6 4 10 -10 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 इक्वल्स टू 0 मतलब LHS और RHS इक्वल आ गए, यही हमारा स्टेट कही जाती है कि हमने सेटिस्फाई करा ली इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन अगर सेटिस्फाई है इसका मतलब है कि ये -2 जो है ये इसका एक रूट है, ठीक। इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई आपको एक रूट बता देंगे, इन जो यहाँ पर वैल्यूज होती थी ना, जैसे ये C वाली वैल्यू थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ये B वाली वैल्यू थी, ये A वाली वैल्यू थी, इनमें से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू बना देंगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल वैल्यू बना देंगे, ठीक। अब उस वेरिएबल वैल्यू को आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन सी है, कितनी आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं, मेथड टू फाइंड, अब मैं सिंगल सिंगल टाइम एक ही वर्ड यूज करूंगा, रूट्स बोलूंगा, ठीक है, लेकिन आपको रूट्स, जीरोज, सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सब समझ लेना है, ठीक है। तो मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से मेथड है भाई, देखो भाई मेथड हमारे कौन से हैं। तो पहला जो मेथड होता है, कई सारे मेथड हैं, पहला मेथड जो है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कई बार पढ़ा है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइज कर लेंगे, पहला चीज़ यही है कि भाई फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको शायद परफेक्ट स्क्वायर जैसी हो भी, अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके तब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड आपका आता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अभी ये जो नाम है ना, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये किसी टीचर का नाम नहीं है, ये टीचर के भी जो टीचर रहे हैं, ठीक, श्रीधराचार्य उनका नाम है, ठीक। लेकिन हम लोग इंग्लिश मीडियम में इस नाम को इस नाम से रिप्लेस कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। चलो कुछ भी रहा हो, हमको यहाँ समझना है कि वो फॉर्मूला है कौन सा, उसकी बात करते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसको हिंदी मीडियम वाले श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये x है जो अननोन वैल्यूज थी। ठीक है, अब ये जो b a c लिखा हुआ है, ये आपके वही स्टैंडर्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी जो शुरुआत में मैंने बताया था। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, उन्हीं वैल्यूज का यहाँ यूज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भूलना नहीं है, उसको पूरे चैप्टर में याद रखना है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कह दो कि ये माइनस, ये पहली बार कई बच्चे, अब आप लोग जानते होंगे, बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, आपको सब कुछ आता है। यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक बार आपको प्लस साइन का यूज करना है, एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस साइन का यूज करना है, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसमें से ये और ये से काफी बहुत अच्छे से परिचित होंगे आप सब। लेकिन जो ये बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर एनसीईआरटी में हुआ करते थे, ये उससे पहले भी हुआ करता था, फिर उसके बाद में बीच में इस चीज को नेग्लेक्ट किया गया। मतलब ये मेथड ना बोर्ड द्वारा पूछा जाता है ज़्यादा, ना बच्चे ध्यान देते हैं, जबकि ये मेथड भी अच्छा है, आना चाहिए। ठीक है, कहीं नहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है। तो हम लोग इस एक मेथड को भी सीखेंगे साथ में। बाकी आपसे जब क्वेश्चन में जब तक कहा ना जाए कि किस तरीके से करना है, ठीक है, तब तक आपको फ्रीडम रहती है कि आप कोई भी मेथड यूज करो, ये मेथड ये मेथड ये मेथड, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो आंसर हमारा इन सब में से ही आ रहा है, जितने मेथड लिखे हैं सब मेथड से क्या सेम आ रहा है। तो बारी बारी से करेंगे। ठीक, तो देखो भाई कैसे पता करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट का जो आपका कांस्टेंट है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट पता करते हैं। पहली बात कितना है, तो 3 2 जा 6 हो गया भाई प्रोडक्ट, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 हुआ ना। अब इस 6 के दो ऐसे नंबर में इसको ब्रेक करते हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 आ रहा हो। इस 6 को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट तो 6 आ रहा हो, लेकिन उन दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लस या माइनस का मतलब या फिर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें उन दोनों नंबरों को। तो हमारा ये x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए। तो बहुत आसान है, पता कर लेंगे कि भाई 3 2 जा 6 होता है, और 3 और 2 को जब ऐड करेंगे मतलब प्लस करेंगे तब 5 आएगा। ठीक, तो यही दो नंबर हो गए। अब 5 को हम लोग लिख लेंगे 3 + 2, तो 2x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, जो दो नंबर मिलेंगे उनको ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो, x से मल्टीप्लाई करते हुए, +3 = 0। तो यहां से क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा x, तो 2x - 3। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो ये माइनस है, माइनस लिखो और साथ में 1 लिख लो। ठीक है, जब कुछ कॉमन ना हो तो इसी तरीके से 1 ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन लिया, ये x - 1 = 0। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x - 3 है, x - 1 है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या चांसेस होंगे, चांसेस यही होंगे कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो उन्हीं चांसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है। मतलब एक बार इसको हम 0 के इक्वल कर रहे हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू, तो यहाँ से भाई 1 को ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ये हमारा
एक रूट हो गया, एक यह सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर 3 को ट्रांसफर किया, डिवाइड बाई 2 हो गया। भाई 3 ट्रांसफर किया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया 3 के। तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो 3/2 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू एक 1 और एक 3/2 आ गई। समझ गए? तो ये आपके जो दो वैल्यूज आई हैं यही आपके हो गए रूट्स। तो याद रखना इसके रूट्स जो होंगे वो हमारे 1 और 3/2 होंगे। तो एक ये हो गया। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हमने सॉल्व किया था और रूट्स निकाले थे। ठीक है, और वो मेथड था फैक्टराइज मेथड। अब यहां पर करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। पहली चीज तो ये देख लो सब लोग ध्यान से, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और ना ही उस फॉर्म में अभी इसको लिखा जा सकता है कि भाई यहीं से हम इसको परफेक्ट 2 होल स्क्वायर 3 ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इसके जो रूट्स आने हैं वो क्या आने हैं। तो इसके रूट्स जो आने हैं वो 1 आने हैं और 3/2 यही तो आ रहे थे। अब इन्हीं रूट्स को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे दूसरे मेथड से, आ भी जाएंगे बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए स्टेप्स को ध्यान से समझ लो। ठीक है, ध्यान से समझना है स्टेप को। कैसे करेंगे? पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जब परफेक्ट बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से रूट्स निकालने हो तो आप पहला काम ये करिए कि ये जो 2 लिखा हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट लिखा है वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट लिखा है उसी को कॉमन ले लो। कह दो कि सर इसको कॉमन लेंगे तो, लेकिन यहाँ यहाँ तो 2 का मल्टीपल है नहीं, कॉमन का मतलब कैसे? कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है, मतलब जो यहां से कॉमन लिया उसी से आप इन दोनों को डिवाइड कर देना है सेपरेटली। ठीक, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितना? इस एक्स स्क्वायर के साथ में है जो न्यूमेरिक वैल्यू। अब मान लो न्यूमेरिक वैल्यू ना हो, 1 हो तो कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। लेकिन पहला स्टेप ये तो करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करें। तो भाई 2 कॉमन लिया, और जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, मैंने कहा ना 2 से सेपरेटली डिवाइड कर देना है इस तरीके से। फिर ये सेपरेटली डिवीजन बाई 2 0। अब 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में था, प्रोडक्ट डिवाइड में चला जाएगा। ये पहला स्टेप है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 उसको आप बना लीजिए। अब 1 कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहां पर देखिए जो कोफिशिएंट था उसको कॉमन लिया। ठीक है, उस कॉमन वाले को उधर ट्रांसफर किया और यहां पर आपका ये आ गया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहां पर हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि भाई यहां पर क्या किया, हमने 2 को कॉमन ले लिया, उधर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम एक्स के कोफिशिएंट की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ काम करने हैं। क्या करने हैं भाई? सेकंड स्टेप में जो एक्स का कोफिशिएंट है, अब याद रखना ये साइन के साथ लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 5/2 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आएगा 5/4। अब इस 5/4 का स्क्वायर भी करना है जो कि आपका आएगा 25/16, ये आ गया। ठीक, तो 25/16 को इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो भाई देखो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नोट की, फिर 25/16 ऐड किया, 25/16 माइनस किया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये और ये टर्म पास में है, इसी के साथ में जो चीज़ मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट की थी उसमें एडिशन वाले पार्ट को इन दोनों के साथ लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को इस लास्ट के साथ में। तो वही काम करते हैं। अब ये बात जो मैंने बोली है वो कायदे से समझ में आए इसके लिए इनको अलग अलग थोड़ा सा ग्रुपिंग करके लिखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे प्लस ये ग्रुपिंग हमारी दूसरी वाली हो गई। अब ये आपका एक फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला किस चीज का बना, ध्यान दो, ये हमारा एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 5/2 एक मिनट, इसको अभी नहीं लिखते हैं,
सबसे पहले लास्ट का लिख लेते हैं। ये हमारा 5/4 का होल स्क्वायर लिखा था ना, ठीक। फिर प्लस यहाँ वाली वैल्यू लिखेंगे। उससे पहले यहाँ देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो बीच का टर्म -2ab होना चाहिए। माइनस साइन यहाँ से आया है, अगर यहाँ प्लस होता तो +2ab होता। तो -2ab के लिए -2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू ये 5/4। अब देखो ये इसको सिंपल करोगे तो ओवरऑल तो 5/2x ही आएगी ना, मतलब कुछ तो इसमें ऐसा चेंजमेंट नहीं किया कि क्वेश्चन ही बदल गया हो। हर स्टेप पे क्वेश्चन अपने पहले जैसा है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी लिखी है किसकी, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया, -1/16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक। इस वाले ब्रैकेट को, इसको नहीं करना है, इधर वाले को करना है, लास्ट वाले को। पता चला आप इसको ओपन करके फिर वापस जाने लगे। तो भाई ये देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, ठीक है, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर का। तो ये x माइनस 5/4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 1/16 है, बट 1 कौन सा है, माइनस का, प्लस -1/16 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 0। अब 1/16 को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। या फिर आप ऐसा अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो हमारा एक होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जैसा इसके साथ बिहेवियर करते हैं। कैसा बिहेवियर भाई, ये ऐसे लिखा, इसको 1/4 होल स्क्वायर लिखा। अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी यूज किए। x माइनस 5/4 प्लस 1/4, नेक्स्ट x माइनस 5/4 माइनस 1/4, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, x डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व होंगे, मीन्स -5 + 1 कितना आएगा, -5 + 1। -5 + 1 हमारा होता है -4, तो माइनस साइन ये रहा और 4 ये डिनोमिनेटर का। और दूसरे वाले ब्रैकेट में -5/4 -1/4, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, तो -5 - 1 -6/4 इज इक्वल्स टू 0। अब पुराना काम, एक बार इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 4/4 का मतलब 1 हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरे में x माइनस 6/4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू ट्रांसफर करने पे 6/4 सिंपल करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, x इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपने देखा कि x के रूट यहाँ पर भी वही आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे, 1 और 3/2, 1 और 3/2। थोड़ा सा लॉन्ग है ये, बट मेथड आपका बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऐसे सॉल्व होता है। स्टेप याद रखना, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, फिर एक्स के कोफिशिएंट के साथ में हम लोगों को खेलना है, ठीक है, जिसको हाफ करके स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। फिर एडिशन वाले को हमेशा ये दो वेरिएबल वाले जो टर्म है उनके साथ लिखना है, और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट बचते हैं उनको एक ब्रैकेट में, फिर आगे फर्दर सॉल्व करते चले जाना है। आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इजिली इससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लास्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। जो मैंने 3 मेथड बताए थे उसमें से लास्ट वाला था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने देखा था, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म की, वहां पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो पहला काम तो यही है कि इसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर किससे करेंगे, बाय
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन से, कौन सा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने पे देखो, जब कंपेयर करके वैल्यू लिखते हैं तो विद साइन लिखना पड़ता है। तो कंपेयर करने पे हमारे a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, जिसको हिंदी मीडियम वाले श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब इन्हीं में ही आपको a, b और c की वैल्यू लिखनी है, ठीक, और उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। चलो भाई कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई कैसे कैलकुलेशन में हमारा सॉल्यूशन आता है। x ऐसे ही रहा, -b, तो देखो यहाँ पर b के साथ जो माइनस है वो फॉर्मूले वाला है, ये हमारा क्वेश्चन वाला है। तो क्वेश्चन वाला फॉर्मूले वाला 2 ही बार माइनस लिखना पड़ेगा। ये हमारा रहा फॉर्मूले वाला और ये रहा क्वेश्चन वाला b। प्लस माइनस रूट b² मतलब -5² -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट 5 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 4, 5 प्लस माइनस रूट 1 बाई 4, 5 प्लस माइनस रूट 1 का 1 बाई 4। अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, मतलब एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। 6/4 4/4 सिंपल कर लेंगे तो x की वैल्यू 3/2 और ये 1। तो आपने देखा यहां पर भी सेम आपका आंसर आ रहा है, ना इक्वेशन चेंज की गई, ना आपके उसमें किसी तरीके का दूसरा चेंजमेंट किया गया। बस चेंजमेंट क्या किया गया, मेथड का चेंज। और मेथड का चेंजमेंट होने के बाद भी रूट जो स्टार्टिंग में आए थे, हर एक मेथड में वही रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, हर एक मेथड में सेम रूट्स, रूट 1 एंड रूट 3/2। तो ये जो इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, मेथड कोई भी यूज करो आंसर सेम आना है। बस आपको ये मेथड फिर अलग अलग क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया, कई बार क्वेश्चन पेपर में बता देते हैं आपको कि आपको फैक्टराइज करके ही करना है। कई बार बता देंगे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको जो वहां पर वो बोल देंगे, ये भयभीत मत होना, सेकंड नंबर वाला बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है, वो नॉलेज के लिए रखिए अपने पास, समझे। कई चीजें यहाँ पे इस क्लास में आपको बताई जाएंगी जिनको आपको जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जब पता चले तो हमें लगे कि वाह ये तो बड़ी नई चीज है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सीख लिए हैं, जिसके 3 मेथड हमने अभी अभी स्टडी किए हैं, जिनमें आपका फैक्टराइज मेथड आता है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, और फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। अब जब हमें 2 रूट पता चल गए हैं तो हम उन रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, जैसे उन रूट्स का सम क्या है, उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या है। भाई रूट्स पता हो गए तो मैं सम भी निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। ठीक, और साथ ही साथ ये भी बता सकता हूँ कि जो रूट्स हमें मिलेंगे सॉल्यूशन के बाद में, वो रूट्स कैसे हैं, क्या दोनों रूट्स सेम है, क्या दोनों रूट्स अलग अलग हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। लेकिन क्या इन रूट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी बताने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रूरी है? तो उसका आंसर है इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना इक्वेशन सॉल्व किए, इक्वेशन आपको गिवन रहेगी और आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से, छोटे छोटे फॉर्मूले की हेल्प से आप रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट, रूट्स का नेचर, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक यही होगा, सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पर हम फिर से एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स रहे हों, कोई भी रूट हो, लेकिन उन रूट्स का अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द सम ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे आप लिख लीजिए सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब सम ऑफ रूट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? पहले वर्ड्स में फिर सिंबल में। अब वर्ड्स और सिंबल में फॉर्मूला कौन सा होगा? देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं माइनस b/a। ये माइनस साइन इस फॉर्मूले में ही इंक्लूड है, अलग से नहीं है कि आप ये सोचे कि यहां माइनस होगा तभी लिखेंगे। यहां पर साइन कुछ भी हो, ये माइनस का साइन आपका रहेगा। बाकी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू तो आपको साइन के साथ में लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट का जो कोफिशिएंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? c/a। तो आपको याद रखना है सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c/a। मतलब जो रूट्स आने हैं, जो दो x के वैल्यू आनी है, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, ये हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं बिना इक्वेशन सॉल्व किए। हमें ये नहीं पता चलेगा कि रूट्स कौन कौन से हैं, वो तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उन रूट्स का सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो भाई, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये पता करना है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब भाई कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला काम है कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो उससे कंपेयर करने पर अब यहां पे आप लिख लीजिए इसको, ताकि कंपेयर करते समय आसानी रहे। साइन के साथ में वैल्यूज लिखनी है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2, b की वैल्यू
यहाँ +1 और यहाँ पर b, इसका मतलब प्लस में ही 1 आएगी। c की वैल्यू ये पॉजिटिव या नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये माइनस के साथ लिखी जाएगी कि -528। और माइनस वाली वैल्यूज को ज्यादातर मैथ में आप लोग कोशिश किया करें ब्रैकेट के साथ लिखना है, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए नेगेटिव वैल्यू है, ब्रैकेट के साथ लिखी है ना। और दूसरी बात ये है, ये साइन हमसे मिस ना हो। कई बार हो जाता है कि हमने ऊपर से लिखना शुरू किया, नीचे भूल गए, और फिर बाद में लगता है कि लो छोटी सी गलती हो। जीरो, सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। सम ऑफ रूट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, -b/a। तो भाई -b/a का मतलब है ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये हमारा 1 अपॉन a मतलब 2। तो सम ऑफ रूट्स हमारा -1/2 आया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c/a। मतलब ये कांस्टेंट है -528 अपॉन 2। अब 2 से ये सिंपल हो रहा है, तो 2 से जब ये सिंपल हो रहा है तो इसको सिंपल कर लेंगे, आंसर माइनस में ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, -264। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब इसके रूट्स क्या आ रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन उन रूट्स का सम क्या होगा, उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, इतनी चीज आप बिना सॉल्यूशन के आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं और आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 मिनट का काम है बस। यहाँ गलती कहाँ होती है उसको ध्यान से सुन लो। ये माइनस वाला फॉर्मूले वाला ही हम लोगों को मिस्टेक कर जाता है भाई। कभी कभी यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना ये माइनस का है, उसके बाद अगर b की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस लिखने के बाद फिर से माइनस लिखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे इस तरीके का एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं चेंज करके यहाँ पर, और फिर देखते हैं कि उसमें ये जो मैंने गलती की बात बताई है वो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है। तो इक्वेशन हम एक लेते हैं जिसमें इसके साथ में यहां पर भी कोई ना कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी रहेगी x² -5x + 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखा आपने कि जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, हमने कहा था इसको ब्रैकेट में, c की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, इसमें भी आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कंपेयर करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे, और हमने नोट कर लिया ए बी और सी की वैल्यू। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखा और अब बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो वो अलग से माइनस में ऐसे लिखेंगे अपॉन 1। अब 1 डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करते, केवल न्यूमरेटर लिखते हैं। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हमारा +5। सम ऑफ रूट +5 होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो वहां पर आपको दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा आ गया कि सम ऑफ रूट 4 है, सॉरी 5 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, यहीं पर गलती होती है और गलती होने के चांसेस नहीं। और ये ऐसी गलती है ना कि जो सोचो कि बहुत कम पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है वो गलती करे, ये गलती किसी से भी हो सकती है, जल्दबाजी की गलती है ये। अक्सर जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें गलती हो जाती, पता भी नहीं चलता। हम लोग कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा हमने किया, फिर लास्ट में पता चलता है अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई? माइनस की गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती होती है माइनस की, एक सिंपल सा छोटा सा साइन आपका पूरा क्वेश्चन बर्बाद। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये वाला। ठीक है, इतना पोर्शन। ठीक, अब बात हम करते हैं इसी के आगे। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमें रूट्स पता होते हैं तब उनमें कई सारी चीजें हम बता सकते हैं, जैसे उनका सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने उस टॉपिक को बिना सॉल्यूशन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अब आता है नेचर कि रूट्स हमें नहीं पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, रूट्स नहीं पता है। अब आपको आराम से बताना है कि भाई जो रूट्स आने वाले हैं
आए नहीं है, जो रूट्स आएंगे या आने वाले हैं उनका नेचर क्या होगा। और वो नेचर पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं ए बी सी, उनकी हेल्प से एक स्पेशल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान वैल्यू है, वो भी छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी मीडियम वाले इसे विविक्त कर, विविक्त कर कहते थे। हिंदी मीडियम वाले विविक्त कर कहते हैं। ये कोई टैक्स वाला कर नहीं है, याद रखना। पता चला आप सोचे ये टैक्सेशन पढ़ाने लगे, कर आ गया यहाँ पर, कर नहीं है। हिंदी मीडियम में से विविक्त कर कहा जाता है। मतलब रूट्स का नेचर निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं ए बी सी, उनकी हेल्प से एक वैल्यू निकालते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कई बार आपसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने को नहीं, साफ साफ कहेंगे, कहेंगे कि आपको रूट्स का नेचर बताना है। ठीक है, तो रूट्स का नेचर बताना है का मतलब है विदाउट दिस सॉल्यूशन, इसको बिना कैलकुलेट किए आप नहीं बता सकते हैं। तो आखिर कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये सुनो। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप हिंदी मीडियम में विविक्त कर कहते हैं, लेकिन अगर उसको डिनोशन की बात आती है तो आप डी से ही डिनोट करिए। डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये स्टेज काफी अच्छी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहीं से एक रास्ता आपका 11th क्लास के चैप्टर की तरफ जाता है, समझे, 11th क्लास के चैप्टर की तरफ, यहीं से एक रास्ता, और उसी रास्ते पे आपको जाना भी है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर ध्यान से समझना कंडीशंस, कि डी की वैल्यू कब कौन सी आए तो हमें आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये स्टेज काफी अच्छी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहीं से एक रास्ता आपका 11th क्लास के चैप्टर की तरफ जाता है, समझे, 11th क्लास के चैप्टर की तरफ, यहीं से एक रास्ता, और उसी रास्ते पे आपको जाना भी है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर ध्यान से समझना कंडीशंस, कि डी की वैल्यू कब कौन सी आए तो हमें आंसर नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखना है। ठीक, तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो चांसेस होते हैं कि डी की वैल्यू क्या क्या आएगी। भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू यहां रखी, सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर आपको पता चलता है कि डी की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन जीरो आ गई। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अनइक्वल। रियल होंगे रूट्स, ठीक है, लेकिन वो अनइक्वल होंगे। पता चला एक आ गया आपका -1, दूसरा 5 आ गया, तो हैं तो रूट्स रियल, 1 -5 या -1 5, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, अलग अलग हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, आप यहां चाहे तो लिख लीजिए अनइक्वल, ठीक है, चाहे तो लिख लीजिए। ये वर्ड भी कभी कभी, कभी ये वर्ड नहीं देते हैं, ये दे देते हैं। ठीक, अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हमारा जो रूट है वो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर आई है तो ये होगा। अगर उसकी वैल्यू मान लो एग्जैक्ट जीरो ही आ जाती है, आपने सॉल्व किया और बाई चांस की बात है कि डी की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आ गई। अब डी की वैल्यू जब आपकी जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रूट्स
विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। और रियल और इक्वल होने का मतलब एक और चीज बात रहती है कि यहाँ पर कई कई बार ये जो लाइन है ये काफी समय से यूज होती चली आ रही है। अब कुछ लेटेस्ट में इसको दूसरे शब्दों में बता दिया जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक ही सॉल्यूशन है। ये वन वाला ध्यान देना भाई, ये वन वाला वो वन नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू, वन सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब बता रहे थे दो सॉल्यूशन हो गए, अब वन बोल रहे हो। बेटा ये लिखा है रियल एंड इक्वल, मतलब जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आपके दोनों रूट्स की वैल्यू होगी। जैसे डी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो जीरो आ गया, और उसको सॉल्व किया तो रूट्स जो आ रहे थे वो रूट्स आपके दो आ रहे थे। ठीक है, आएंगे तो सॉल्व करने पे वन ही, एक ही रूट आएगा। ठीक, लेकिन उसको दो बार लिखेंगे कि 1/2 1/2। समझ गए ना? अभी जब सॉल्व करेंगे तब आप कंडीशन देखना कि ये कंडीशन में इस बात का क्या मतलब होता है। ठीक है, वन सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन को दो बार लिख देना। समझ गए? अब आती है तीसरी बात कि डी की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो। अब लेस देन जीरो क्या चीज हो सकती है? पढ़ रखा होगा इंटीजर में कि जीरो से लेस वैल्यूज हमारी नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो सिंपल सी बात है, आप डी लेस देन जीरो बोलो या फिर इफ डी इज नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना। होता क्या है, नई नई चीजें आने लगती हैं हमारे सामने, तो हमको लगता है कि ये तो बुक में नहीं था, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उनका मतलब भी तो जानते चलो। यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो का मतलब, अब मान लो जैसे लेटेस्ट किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बोल करके उसने आपको बता दिया कि वो नेगेटिव नहीं है, मीन्स जीरो से लेस नहीं है, और जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब उसने ग्रेटर देन जीरो नहीं बोला, डी पॉजिटिव बोल दिया, और आप सोचने लगे कि ये तो बुक में भी नहीं लिखा था कि डी पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव में क्या लें हम, क्या पता क्या मतलब, भयभीत हो गए। नहीं होना है भयभीत, ये डी पॉजिटिव की बात हो रही है, ये डी जीरो एग्जैक्ट। अब इसमें ना पॉजिटिव बोलेंगे ना जीरो। ठीक है, ये बात भी हो सकती, मान लो क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि डी इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसका मतलब डी इज जीरो। ठीक है, यहाँ डी इज नेगेटिव। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो रूट्स होंगे, अब देखो आपके स्टैंडर्ड में यहां पर बोला जाएगा रूट्स विल बी, विल नॉट बी, विल रियल, रियल नहीं होंगे। आपके में ये बोला जाएगा रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है ना। लेकिन अगर रियल नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे? इनको हम ये भी बोल सकते हैं रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। बोला था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। और इसको आप कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होंगे। और यही यही रास्ता आपका ले जाएगा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा साम्राज्य है। हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर का अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? वो सब चीजें आपको इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन ये याद रखना, ये बड़ा ट्रेंडिंग में आजकल चला है, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चला है। आपको बायजूस के ऑब्जेक्टिव में इसको मिलेंगे, वहां पर ये नहीं बोलते हैं रूट्स विल बी नॉट रियल। ठीक है, विल नॉट बी रियल ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोल देंगे रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ पे आता है यार कॉम्प्लेक्स रूट। अब कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है भाई? बात इसी की जा रही है। तो यहाँ पर उन चीजों की भी चर्चा होगी जो आजकल धीरे 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 आ रहे हैं।
ये अभी बोर्ड वालों ने इस तरीके की कलाकारियां नहीं स्टार्ट की हैं, ये तो हो चुकी है। बोर्ड वाले किसी बोर्ड में इस तरीके की कलाकारियां नहीं स्टार्ट हुई कि कॉम्प्लेक्स रूट। अब कॉम्प्लेक्स रूट इमेजिनरी वर्ड मिल जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स रूट की बात नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स रूट अगर आ जाता है तो आपको भयभीत नहीं होना, जान जाना है कि यही वाली कंडीशन है, डी इज नेगेटिव या डी इज लेस देन जीरो। अब डी पॉजिटिव नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये सब ऐसी ही चीजें हैं कि आपको माइंड में रखना है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग विविक्त कर, जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अगर इसको हम बी, ए और सी की वैल्यू रखने पर कैलकुलेट करते हैं और हमें मिलता है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मीन्स डी इज पॉजिटिव, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक, अगर डी इज इक्वल्स टू जीरो है, मतलब डी ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, जो कि एक ही वैल्यू होगी, जीरो। ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक, फिर आता है डी इज लेस देन जीरो, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है या फिर डी इज नेगेटिव, तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे, या फिर कह सकते हैं नॉट रियल रूट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, ताकि कभी आपको ये ना लगे कि हाँ भाई ये क्या पढ़ा दिया गया, ये क्या बता दिया गया, या पूछा जा रहा है हमसे। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो एक इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं, उस इक्वेशन को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये आपके सामने लिखी हुई है प्यारी सी इक्वेशन। अब याद रखना यहाँ पर ये नहीं कि ये जो चल रहा है पढ़ाया जा रहा है आप उसी पे ध्यान रखो। ठीक है, आपको पुरानी चीजें भी याद रखनी है। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं है, क्यों, आरएचएस में जीरो नहीं है, पहले उस फॉर्म में लेके आओ। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा 5 का भाई, 6x² माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये आया है, अब आगे की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन वही है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसके जो रूट्स आने वाले हैं या इसके जो रूट्स होने वाले हैं होंगे, उनका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए आपको डी की वैल्यू निकालनी है, और उस डी की वैल्यू के लिए चाहिए आपको 3 ए, बी और सी की वैल्यू। उसको हम कैसे पता करते हैं, कंपेयर करके। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। कंपेयर करने के बाद में आपको पता चल गई भाई, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू विद साइन ब्रैकेट का यूज करते हुए -1, सी की वैल्यू ब्रैकेट का यूज करते हुए साइन के साथ में -5। अब भाई हम d इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करते हैं, तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू -5। ये ब्रैकेट का देख रहे हैं, ऐसे ही करना है। 1 -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो यहां पर हमारी d की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, तो d की वैल्यू 120 का मतलब क्या हुआ, हियर यहां पर d की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर d इज ग्रेटर देन जीरो, सो रूट्स will be real and unequal, या फिर आप डिस्टिंक्ट बोलिए। ठीक है, ये नेचर पता चल गया।
तो केवल नेचर ही निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी इसकी हेल्प से आपसे कह देंगे कि भाई यहाँ पर जैसे ए बी सी की वैल्यू में कोई एक वैल्यू उन्होंने मिस कर दी, ठीक है, उसकी जगह लैम्डा जेड के यूज कर लिया और आपसे कहने लगे कि उस के की वैल्यू बताइए और नेचर उस कंडीशन में आपको बता देंगे कि नेचर क्या है रूट्स का, तब भी आपको सेम मैनर में सॉल्व करना है। आसान सा है, छोटा सा सॉल्यूशन है, आसानी से हो जाता है। इससे आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करने वाले भी बनते हैं और ऐसे प्रेडिक्ट करने वाले भी बनते हैं कि भाई यहाँ पर नेचर क्या होगा, नेचर आपको बताना है, ठीक। तो चलो एक उसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ इसको चेंज कर रहे हैं, नई एक इक्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पर d की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स will be real and unequal, या फिर आप डिस्टिंक्ट बोलिए, ठीक है। ये नेचर पता चल गया, तो केवल नेचर ही निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी इसकी हेल्प से आपसे कह देंगे कि भाई यहाँ पर जैसे ए बी सी की वैल्यू में कोई एक वैल्यू उन्होंने मिस कर दी, ठीक है, उसकी जगह लैम्डा जेड के यूज कर लिया और आपसे कहने लगे कि उस के की वैल्यू बताइए और नेचर उस कंडीशन में आपको बता देंगे कि नेचर क्या है रूट्स का, तब भी आपको सेम मैनर में सॉल्व करना है। आसान सा है, छोटा सा सॉल्यूशन है, आसानी से हो जाता है। इससे आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करने वाले भी बनते हैं और ऐसे प्रेडिक्ट करने वाले भी बनते हैं कि भाई यहाँ पर नेचर क्या होगा, नेचर आपको बताना है, ठीक। तो चलो एक उसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ इसको चेंज कर रहे हैं, नई एक इक्वेशन ले रहे हैं। इफ ये लेमडा का साइन है, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मैंने क्या कहा था कि ए बी सी में से किसी एक चीज की वैल्यू छिपा लेंगे और नेचर आपको बता देंगे। तो जब नेचर हमको बता दिया तो उस नेचर के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन है उसकी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, देखो जरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 नोट किया। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपेयरिंग with ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेचर ऑफ रूट के लिए डी की वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू के लिए हमें ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हो गई लेमडा, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 स्क्वायर, अब माइनस 4
इंटू ए लेमडा इंटू सी 1। ठीक, तो d इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 लेमडा, ये आ गया। लेकिन ये d मैंने कैलकुलेट किया, आप ये मत सोचना कि सर ने तो डायरेक्ट इक्वल टू कर साइन लगा दिया, हमें तो रियल डिस्टिंक्ट के लिए बता दिया गया था कि ग्रेटर देन का साइन। यहां मैंने d की कैलकुलेशन की है। अब यहां पर अप्लाई करेंगे कंडीशन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि d की वैल्यू जो कैलकुलेट की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 माइनस 4 लेमडा इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से हम लोग अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन 0। और अब क्या करेंगे, 4 को ट्रांसफर कर देंगे तो आपका 1 माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 1 को भी लेमडा को ट्रांसफर कर देंगे, तो लेमडा को जब ट्रांसफर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इज लेस देन 1। ठीक है, लेमडा की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कह दो कि सर वैल्यू तो कुछ आई नहीं है, तो ग्रेटर लेस का साइन बता दिया आपने। तो देखो 1 से लेस वैल्यू उन्होंने बोल दी है लेमडा की। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इतनी आपको फ्रीडम दे दी गई कि 1 से लेस आप वैल्यू यहाँ पर कोई भी चूज कर लीजिए, बट याद रखिए वो रियल होनी चाहिए। अब पता है 1 से लेस में इमेजिनरी में पहुंच गए, जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं ना वो बताएंगे, कहेंगे माइनस वाले में जाते हैं, रूट के अंदर माइनस लेते हैं, देखते हैं सर जो बता रहे थे 1 से लेस। बेटा रियल वाली कंडीशन तक ही रहनी है, बाकी 1 से लेस आप 0 भी यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1 यूज करो, -20 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 से लेस होगी। ठीक है, अब 1 से लेस आपकी कुछ भी हो सकती, बट वो रियल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। समझ गए इतनी बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप में आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी डिस्क्रिमिनेंट की, कि डी की वैल्यू जब 0 आ जाए। ठीक है, डी की वैल्यू 0 आ जाए। क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि याद करो मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 1 सॉल्यूशन। अब मैंने ऊपर लिखा था रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और नीचे लिखा था हैज ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये d इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, तो उसके लिए फिर से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 एंड c इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब यहां पर d कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी वैल्यू 16, 8 8 जा 64 माइनस 16 4 जा 64, ये कैंसिल होकर के डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब डी की वैल्यू 0 आ गई, सो रूट्स will be real and equal या फिर हैज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब याद रखना 1 सॉल्यूशन को 2 बार लिखने वाली कंडीशन है यहां पर। कैसे, तो अब यहां पर जरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ आखिर, कि 1 सॉल्यूशन है और लिख भी रहे हैं कि रियल एंड इक्वल है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका
कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यू भाई निकाल ली थी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आपको ध्यान आ गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट भी यहीं पे आता है। डिस्क्रिमिनेंट कहीं दूसरी जगह से नहीं है, यहीं से है, यहां से। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखने से बढ़िया है, आपने जब कैलकुलेट कर रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो इसको यहीं पे रखिए और सॉल्व करिए। बाकी वैल्यू यहाँ पे तो वहां से लिख लेंगे। माइनस बी मतलब एक फॉर्मूले का माइनस, एक यहाँ का माइनस, तो ये रहा फॉर्मूले का माइनस। अब ये -8 वाला प्लस माइनस रूट, ये वैल्यू हमारी 0 है यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको डायरेक्ट 0 लिखते हैं अपॉन 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 0 बाई 2, तो 8 प्लस माइनस 0 बाई 2 आया। ठीक, अब याद करो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो भाई देखो, जब प्लस साइन लिया तो 8 प्लस 0 बाई 2 लिखा, और जब माइनस साइन लिया 8 माइनस 0 बाई 2 लिखा। ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में कि भाई एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। ठीक, अब दोनों ही साइन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 8/2 8/2, मतलब ओवरऑल एक्स की वैल्यू 4,4, मतलब रूट्स आपके 4 होंगे। अब देखो ध्यान दो, रियल रूट्स हैं, इक्वल हैं। अब इक्वल जरूर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि एक ही सॉल्यूशन है, ओनली 4। ठीक है, हैज वन सॉल्यूशन विच हुज वैल्यू इज 1, जिसकी वैल्यू केवल 4 है। सॉल्यूशन तो एक है, वैल्यू 4 आई, 2 बार लिखनी है। ये याद रखना, ये नहीं कि एक सॉल्यूशन है तो हम एक बार वहां लिख के आ गए आंसर में कि रूट्स आर 1 4 या कुछ भी लिख दिया। हाँ, जो रूट्स आ रहे हैं आपको उसको 2 टाइम लिखना है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइम लिखना है। पता चला आप सोचो कि बात तो वही है, एक बार लिख दे, एक बार नहीं लिखना है, आपको 2 बार लिखना है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। अब हम थर्ड कंडीशन, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट आ रहे हो, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव हो, तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस बार है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पुराने काम शुरू करते हैं कंपेयर करने से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी वैल्यू -1 एंड सी वैल्यू 7। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेशन, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 7, -1 स्क्वायर 1 -7 4 जा 28। तो डी की वैल्यू का कैलकुलेशन आंसर कितना आया, -27। नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, हियर डी इज लेस देन 0। ठीक है, डी इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इमेजिनरी, या फिर हम ये कह सकते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। ये भी लिखा जाता है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं, ये आपके स्टैंडर्ड में है कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं,
बाकी ऐसा नहीं कि इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, रूट्स निकालेंगे तो आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन बेटा रूट के अंदर -27 आएगा, और ये वही रास्ता है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ले जाता है, जिसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जरूर देखना उसे। ठीक है, समझ गए आप कि जब नेगेटिव आता है तो रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट इसके नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब एकदम सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, अब ये समझ लो, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें कि भाई आपको इक्वेशन दी जाती थी, आपने रूट्स निकालना सीखा, रूट्स का नेचर निकालना सीखा, रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट निकालना सीखा, लेकिन अब अगर उल्टी बातें शुरू हो जाएं, मतलब आपको रूट्स दे दें और आपसे कहें भाई इक्वेशन बना दो, या फिर ये किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तब क्या करेंगे, या फिर आपको उन रूट्स को ना दे करके उनका सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए, तब क्या होगा, तो ध्यान से सुनना जरा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपको दो रूट्स लेट कर लेने हैं, जैसे मैं यहां पे करने जा रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमें नहीं पता वो कौन सी है, बस ये पता है कि अल्फा और बीटा उनके दो रूट्स हैं। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी होगी, ये कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दो, कई फॉर्म हो सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में आते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई तरीके से दे दी गई, और आप सोचते हो कि इसमें से क्या टिक करें, क्या सारे सही हैं, कौन सा सही है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप देखो किस किस टाइप में इक्वेशन हो सकती है। आप इक्वेशन को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर अल्फा बीटा दिया है तो ये हो सकती है। ठीक, या फिर इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है अल्फा बीटा, ठीक है, 0, ये हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई ऑब्जेक्टिव में आपको बता देते हैं कि अल्फा बीटा दो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, और नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के देते हैं वो क्लियर ना दे करके ऐसे दे देते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, या इस फॉर्म में दे देते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि भाई इन दोनों में किसी में भी आप वैल्यू रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये आपको ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में मिलेगी कि दो फैक्टर्स मिले, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बनेगी जो यहाँ पर है, और यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा जैसी बात ना करें और ना ही हमें रूट्स बताएं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये होगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि पता चला अल्फा और बीटा ना दे करके उन्होंने हमसे सम और प्रोडक्ट की बात कर ली, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये इतनी चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, बाकी आपकी क्वेश्चन आराम से मिल जाएगी। अब एक बार हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, और फिर आपका ये टॉपिक खत्म लगभग।
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -5 and 2। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स हमारे -5 हैं और 2 है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स होंगे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके अलग अलग रूट्स हैं। जब कभी वो अगर एक ही रूट दे दे, ये भी ध्यान रखना, अगर जब कभी वो एक ही रूट दे दे, कई बार मान लो हो सकता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज इक्वल रूट्स आर, आगे कोई भी वैल्यू लिखते हैं 4 3, तो आपको उसको 2 टाइम लेना है, 3 3 हाँ 4 4, याद रहेगा ना। उस समय मैंने करके बताया था कि भाई 4 और 4 को 2 टाइम लिख रहे थे। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया, लेट रूट्स अल्फा इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि 2 रूट्स जब गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हमारा -5 है, तो -5 प्लस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -5 और 2 -3 हो जाएगा, x प्लस -10, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, प्लस 3x -10 इक्वल्स टू 0। ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स -5 और 2 हैं। ठीक है, तो कितना आसान है। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन ये अगर आपको समझ में आया है तो आसान है, और अगर नहीं समझ में आया है तो भाई टफ भी ये चैप्टर है, बच्चों को भय लगता है। और आप एक बात याद रखना, इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल इतना है कि आप शायद 10th स्टैंडर्ड में वो सब स्टडी मटेरियल ना कंप्लीट कर पाए। अगर मेहनत करेंगे तो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर्स जो आपको सारे बोर्ड में मिल सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप हर बोर्ड के बुक से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नहीं ज़्यादा तो कम से कम वो सॉल्व कर लीजिए जो उस बोर्ड के बोर्ड पेपर्स में आए हैं, जैसे सीबीएसई वाला, भाई आईसीएसई वाले बोर्ड के में जो आए हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, वो सॉल्व कर लें। ठीक है, इससे आपको ही बहुत प्रॉफिट होगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, समझे। तो भाई यहां से ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे इसमें प्रूवमेंट भी, बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बस इतने हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अब लास्ट में यही है कि आप इस वीडियो को ढंग से देखिए, अपने नोट्स बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड, और उन नोट्स की ढंग से स्टडी करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक में सारी चीज़ें ढंग से समझ में आई हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर इसे बताएं ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। और साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन के डाउट हैं या कोई क्वेश्चन है, तो आप बुक का नेम, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन होने पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, जिसमें आपको उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि यहीं से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ब्रांच है, उसका वीडियो जल्द ही आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।